हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा आपकी क्लास 9th का। चैप्टर का नेम है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। आईसीटी मीन्स आपका जो भी सूचना है और जो संचार प्रौद्योगिकी है उसका क्या महत्व रहने वाला है दैनिक जीवन के अंदर, और साथ ही साथ में क्या क्या उपयोग रहते हैं, हम क्या उपयोग में लेते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में एक जबरदस्त क्रांति लेकर आई है। सूचना प्रौद्योगिकी के सारे हम आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के रूप में ई कॉमर्स हो गया है, इंटरनेट द्वारा डाक भेजना, ईमेल द्वारा संभव हुआ है। ऑनलाइन सरकारी कामकाज, विषयक ई शासन, ई बैंकिंग और बैंक व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षा सामग्री के लिए ई एजुकेशन आदि माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के कारण विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों का अनुसंधान करके विकास की गति को बढ़ाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना, आंकड़े तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है। हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल उपकरणों की सहायता से इस क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। आर्थिक उदारतावाद के इस दौर के वैश्विक ग्राम मीन्स ग्लोबल विलेज की संकल्पना संचार प्रौद्योगिकी के कारण सफल हुई है। इस नए युग में ई कॉमर्स, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बन गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस अधिकतम देन के ज्ञान एवं इनका सार्थक उपयोग करते हुए उनसे लाभान्वित होने की सभी को आवश्यकता है। अब यहाँ बात की गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी से हमें क्या क्या लाभ हुआ है, और आज का जो टाइम है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ई बैंकिंग हो गया है, ई कॉमर्स हो गया है, ठीक है ना। जैसे आप घर बैठे बैठे कोई भी जो सामान है उसको अपने घर पे मंगा सकते हैं। फिर यहाँ मैं बात करता हूँ ई बैंकिंग की, कि आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ता है और आपका जो कैश है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या बहुत सारी जो बैंकिंग सुविधाएं हैं आप उसका घर बैठे ही उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो आपके सरकारी कार्यालय हैं, उसके अंदर आपको पहले वहाँ पर किसी भी फाइल को, एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए वहाँ जाना होता था और वहाँ पर आपको भौतिक रूप से वहाँ पर प्रेजेंट होकर उसको सबमिट करना होता था। लेकिन आजकल ये सारी सुविधाएं आपको ई गवर्नेंस के द्वारा वहाँ पर अवेलेबल हो गई है। फिर बात करता हूँ मैं ई एजुकेशन की। तो ई एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं तो आप जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आज के टाइम में, या आप जो ऑनलाइन पेपर देते हैं, वो सारा का सारा ई एजुकेशन के अंदर आता है। ई मेडिसिन, आप घर बैठे अपनी कोई भी मेडिसिन को मंगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या है, ठीक है ना, और इसके अंदर जैसे कि मैं बात करता हूँ आपका ई गवर्नेंस क्या है या ई शासन क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ ई शासन को ई सरकार या ई गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट या ऑनलाइन गवर्नमेंट या आपका कनेक्टेड गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आम नागरिकों, कारोबारियों तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को ई शासन कहते हैं। मतलब कहने का है कि आप जो भी आप घर बैठे जो सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उसी को हम ई गवर्नेंस या आपका ई शासन कहते हैं। ई शासन में ई व्यापार का एक रूप है जिसमें आम नागरिकों को ई सेवा के प्रतिपादन की प्रक्रिया तथा संरचना निहित होती है। ई शासन आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ इंटरेक्शन कर मनवांछित सेवा लेने की सुविधा को अपने अंदर समाहित करता है। कहने का मतलब है आप जो घर बैठे सुविधाओं का जो उपयोग कर रहे हैं वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका ई शासन कहलाता है। फिर मैं बात करता हूँ ईमेल और इंटरनेट की। ईमेल से आप भली भांति परिचित होंगे। ईमेल आपका क्या होता है कि हम घर बैठे किसी भी एक कोने से, मीन्स आप दुनिया के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक अपना जो संचार है वो कर सकते हैं। मतलब आपका जो भी आपका डेटा है, आप एक डेटा को दूसरी जगह पे बिना भौतिकी रूप से पहुंचे वहां पर भेज सकते हैं, ठीक है ना। और ये किसके माध्यम से हुआ है, वो हुआ है आपके इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से।
इंटरनेट व ईमेल के माध्यम से आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा शासन को सुगम, सरल एवं सुधारना ई शासन का अंतिम लक्ष्य है। ई शासन ई प्रजातंत्र को इंगित करता है जहां पर आम जनता तथा सरकार के मध्य सभी प्रकार की अन्योन्य क्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। ई शासन गुणकारी तथा मूल्य साधक सेवाओं की सूचनाओं तथा ज्ञान को शिक्षित नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर की नवीन तकनीकों एवं संचार तकनीकों जैसे कि इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बात की गई है ई शासन, ठीक है ना। तो जो ई शासन है आपका या जो ई गवर्नमेंट है वो आपका जो भी उपयोग कर रही है इंटरनेट का या जो ईमेल का, उसके द्वारा हम वहाँ पर जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं। फिर बात करते हैं ई शासन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय मीन सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रमुख सेवाएं। अब यहाँ पर ई शासन या ई गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी आपको जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई गई है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ई सिटीजन। ई सिटीजन क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। इसके अंतर्गत सरकार समाकलित सेवा केंद्रों जैसे इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर्स के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड और पासपोर्ट जारी करना, पानी, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल आदि के बिल जमा करना तथा टैक्स को जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं ई ट्रांसपोर्ट। इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण, चालक आज्ञा मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, कर शुल्क जमा करने आदि की सुविधाएं प्रदान करता है ई ट्रांसपोर्ट के अंदर। फिर बात करते हैं ई मेडिसिन की। इसके अंतर्गत सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित हॉस्पिटल्स का नेटवर्क स्थापित कर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। फिर बात करते हैं ई एजुकेशन की। इंटरनेट तथा संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों मुख्यतः दूरस्थ स्थानों में स्थित नागरिकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। ई रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण तथा स्थानांतरण, स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं ई सेक्रेटरियन, ठीक है ना, या ई शासन सचिवालय। विभिन्न शासन सचिवालय एवं सरकारी विभागों के मध्य नेटवर्क की स्थापना करना जिससे शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होने से शासन प्रक्रिया सरल हो जाती है। फिर बात करते हैं ई पुलिस, ठीक है ना। ई पुलिस क्या है। ई पुलिस के अंतर्गत दो प्रकार के डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के डेटाबेस में पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। दूसरे प्रकार के डेटाबेस में अपराधियों की जानकारी, उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने के तरीके तथा उनके पहचान चिन्ह आदि की सूचना केंद्रीय डेटाबेस में रखी जाती है जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी कोने से अपराधी की उपलब्ध समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। डेटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे FIR कहते हैं दर्ज करवाने तथा उसकी स्थिति ऑनलाइन जानने की सुविधा भी प्रदान करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ई कोर्ट की। ई कोर्ट क्या है आपका। ई न्यायालय के अंतर्गत सभी केसों तथा बिलों का डाटाबेस तैयार किया जाता है तथा न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों को टाला जा सकता है क्योंकि इससे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट पर उपलब्ध जिला या सत्र न्यायालय के केस तथा केस के संदर्भ में दर्ज किए गए तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय सुना सकते हैं। इसके अतिरिक्त केस के तथ्यों को दर्ज करने, फिंगरप्रिंटिंग, स्कैनिंग, प्रमाणन आदि की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। अब यहाँ बात करते हैं ई डेमोक्रेसी की। ई प्रजातंत्र ई शासन की वह धारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास करती है। ई शासन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ, यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा लाभ है हमारा, यह नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है। तीसरा लाभ है, यह सरकारी प्रबंधन की विभिन्न स्तरों का विलोपन करता है। चौथा ऑप्शन है, नागरिक उद्यमियों तथा निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। देखिए ये सभी आपका जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें लिखे हैं। अब जैसे यहाँ बात करते हैं, ये नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, उसको सरल बनाता है, साथ में सरकारी प्रबंधन की विभिन्न स्तरों का विलोपन करता है। अब यहाँ पर जो विभिन्न स्तर की बात की गई है, मीन्स आपको यहाँ पर एक जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना होता है। जैसे आप कोई भी जो लेयर्स होती है वहाँ पर उसका विलोपन हो जाता है, मतलब आप
सीधा ही आप किसके कांटेक्ट में रहते हैं, सीधा आप सरकार के कांटेक्ट में रहते हैं, या आप सीधा ही जो भी जैसे कि न्यायालय हो गए हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर ई जो आपका कोर्ट है उसके अंदर आपका कोई भी जैसे केस है तो आप वहाँ पर उसको ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, ऑनलाइन उसकी जो भी जानकारी है वो भी वहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है कि यहाँ पे जो विभिन्न जो स्तर है उसको भी विलोपन किया गया है। नागरिकों एवं उद्यमियों को कुछ दिनों या सप्ताह की बजाय अल्पावधि कुछ मिनटों या सेकंडों में सेवा प्रदान कराता है। सरकारी निकाय की उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल तथा मूल्य साधक बनाता है। सरकार के आंतरिक एवं बाहरी क्रियाकलापों को नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला मीन्स रैपिड रेस्पॉन्सिव बनाता है। सरकारी कर्मचारियों को आसानी एवं निपुणता से तथा कार्य संपादन करने की क्षमता प्रदान करता है। ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। प्रशासन को घूसखोरी व बिचौलियों से मुक्त बनाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने नागरिकों को शासन के प्रत्येक स्तर पर कुशल, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन प्रदान करने की समय समय पर प्रतिबद्धता जाहिर की है तथा शासन को ई शासन के रूप में पुनः परिभाषित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बात करते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मीन्स आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसके उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह है भारतीय प्रतिभा मीन्स आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, कल का भारत, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह का उनका जो ध्यान है इसी बातों पे ध्यान दिया गया है कि भारतीय प्रतिभा मीन्स आईटी के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर, और जो कल का भारत है वो आपका आईटी के ऊपर ही बेस रहने वाला है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह तरह के आइडिया और विचारों को एकल व्यापक विजन में समाहित करता है ताकि इनसे हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय DEITY मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाना है। इस पर अमल समूची सरकार द्वारा किया जाना है। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह है हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाओं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। कार्यक्रम की उपयोगिता यहाँ पर बता रखी है कि कार्यक्रम की उपयोगिता क्या क्या है। हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे में यह उपलब्ध है। नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान अंकित करने का एक ऐसा उद्गम स्थल जो अनोखा, ऑनलाइन और हर नागरिकों के लिए प्रमाणित करने योग्य है। मोबाइल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके। साझा सेवा केंद्र तक आसान पहुंच, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान और सुरक्षित साइबर स्पेस। सभी विभागों और न्यायालयों में मांग पर समेकित सेवाओं समेत शासन और सेवाओं ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सही समय पर सेवाओं की उपलब्धता। सभी नागरिकों को क्लाउड ऐप पर उपलब्ध रहने का अधिकार है। डिजिटल तब्दील सेवाओं के जरिए व्यवसाय में सहजता करने, इलेक्ट्रॉनिक एवं नकदी सहित रहित वित्तीय लेन देन करने, निर्णय सहायता सिस्टम और विकास के लिए GIS का फायदा उठाना, नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाने के लिए साथ में सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सर्वत्र सुगम डिजिटल संसाधनों सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता, सुशासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों और पोर्टेबिलिटी के लिए सभी अधिकारियों को क्लाउड के जरिए सहयोगपूर्ण बनाना, नागरिकों को शासकीय दस्तावेज या प्रमाण पत्रों आदि को उनकी मौजूदगी के बिना भी भरा जा सकेगा। तो ये था कि आपका जो डिजिटल कार्यक्रम है उसकी उपयोगिता क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं डिजिटल भारत कार्यक्रम की योजनाएं क्या क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर सीधा बात करते हैं कि जो डिजिटल भारत की जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिजिटल भारत है आपका, ठीक है ना। डिजिटल भारत का मतलब है कि पूरा का पूरा जो आपका जो इंडिया है उसको डिजिटलाइजेशन करना है, ठीक है ना। मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी सुविधाएं ले रहे हैं वो सारी की सारी उसको ऑनलाइन करना या उसको डिजिटल करना है। डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ है जैसे कि ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीक के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करना, सभी के लिए सूचना और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, नौकरियों के लिए IT,
जल्दी पैदावार कार्यक्रम, ये सभी एक मिश्रित कार्यक्रम है और सभी मंत्रालय और सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है कि यह कार्यक्रम अंत प्रचालित उपक्रम और एकीकृत सेवा प्रदान करने के मानकों पर आधारित है और एक समकालिक ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों, उत्पादकों और सेवाओं के पोर्टफोलियो को भी बढ़ावा देना और देश में युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। अब यहाँ बात करते हैं ई मित्र की, ठीक है ना। ई मित्र जो सेवा है वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट की गई है। अब इसके द्वारा आप कौन कौन से लाभ ले सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से जो फायदे हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे कि बात करता हूँ ई मित्र के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। ई मित्र के द्वारा आजकल के टाइम में आप जो भी अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, जैसे कि मैं बात करता हूं, आप अपना कोई भी सरकारी जो भी विभाग है उसके अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर ई मित्र के माध्यम से आप अपनी बिजली का बिल, पानी का बिल या आप कोई भी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो भी ई मित्र के माध्यम से ली जा सकती है। साथ ही साथ में आप अपने जो सरकारी कॉलेज है, स्कूल है, उसके जो फीस है वो आप यहाँ पर ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अपना जो भी आप डिजिटल, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया है, या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र हो गया है, कोई भी जो प्रमाण पत्र है आप उसको ऑनलाइन भी ई मित्र के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस की, जैसे कि नया ड्राइविंग लाइसेंस हो, पुराना अगर आपका रिन्यू कराना है तो रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी सुविधाएं भी आपको ई मित्र के द्वारा प्रदान की जाती है। फिर बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशनर्स का मेडिकल रीएम्बर्समेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, घरेलू नौकर का सत्यापन, किराएदार का सत्यापन, हाउसिंग बोर्ड की मासिक किस्त, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, नया ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट आरसी समेत कई ऐसी सुविधाएं हैं जो ई मित्र पर उपलब्ध है। साथ ही साथ में समाज कल्याण विभाग, राजस्व, डिस्कॉम, कृषि समेत अन्य योजनाओं के लिए आवेदन फॉर्म ई मित्र पर रहते हैं। इससे नया पानी, बिजली कनेक्शन, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा में कार्य आवंटन, वोटर आईडी में संशोधन संबंधी आवेदन किए जा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स क्या है? आप जो भी घर बैठे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी आप वाणिज्य करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई वाणिज्य मीन्स ई कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना है। ई वाणिज्य उन बृहद परास ऑनलाइन व्यापारिक कार्य को इंगित करता है जिनमें उत्पाद एवं सेवा खरीदी या बेची जा सकती है। ई वाणिज्य उन सभी वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है जिससे दो या दो से अधिक पक्ष भौतिक संपर्क या भौतिक विनिमय के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य के ही भाग है। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के प्रादुर्भाव के कारण ई वाणिज्य या ई व्यापार की व्यूह रचना के अंग बनाता जा रहा है। यह आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। व्यापार में सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोग ने व्यापारिक संगठनों के मध्य तथा व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। आईसीटी के कारण आपके जो व्यापार है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, उसका जो व्यापक जो विस्तार हुआ है वो आईसीटी के माध्यम से बढ़ा है। संगठन के मध्य तथा व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की उत्पत्ति, बदलाव एवं संबंधों की पूर्ण परिभाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा डिजिटल माध्यम संचार सूचना प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग ई वाणिज्य कहलाता है। ई कॉमर्स के अंतर्गत क्रेता इच्छित वस्तु को क्रय करने के लिए वस्तु का उत्पादन करने वाली, विक्रय करने वाली व्यापारिक संस्था की ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर वस्तु का चयन करता है। क्रेता को उत्पाद का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करना होता है, ठीक है ना। आप जैसे ही किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो गया है, अमेजन हो गया है, या बाकी जितनी भी आपकी जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, इसके अंदर आपको वहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई देता है। उस प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, जैसे ही बाय करते हैं तो आपके सामने वहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं कि उसका भुगतान आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं। आप उसको घर बैठे वहाँ पर मंगा सकते हैं और जो भी आपका उत्पाद है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई वाणिज्य के लाभ क्या क्या है, ठीक है ना। आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। सबसे पहले ई वाणिज्य से उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी हो जाती है। कहने का मतलब है आपका जो बायर है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो सेलर है, उन दोनों के बीच में कोई भी तरह का जो
मीडिएटर होता है वो वहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है ना। आप सीधा उस कंपनी से अपना जो प्रोडक्ट है वो मंगा सकते हैं। ई वाणिज्य में व्यापारिक सूचना का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है। ई वाणिज्य से व्यापार में खर्चीले शोरूम, कमीशन एजेंट व सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आपको जो जैसे कि जो आपका सेलर है उसको एक पूरा शोरूम सेटअप करना होता है, उसके बाद में वहाँ पर उसकी लाइटिंग का खर्चा, एसी का खर्चा, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है उसका खर्चा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाती है और यहाँ पर जो आपकी लागत है उस लागत पे ही वो उस सामान को बेच सकता है और अपने प्रॉफिट को कमा सकता है। ई वाणिज्य में उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी व्यापारिक संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल होती है आपको उस ई कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाती है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग क्या है? किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए बैंक वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग इत्यादि। लेकिन इन सब का आशय एक ही होता है। मोबाइल बैंकिंग में हम मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से बैंक के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के क्या क्या लाभ हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहला, अपने खाते की शेष राशि की जानकारी ले सकते हैं। अपने खाते में हुए लेन देन की बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। नया एफडी या अन्य खाता खोल सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। बिजली, पानी, डिश टीवी अन्य बिलों का घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। अपने खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग करना, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपने खाते की जानकारी देखना या उसमें कुछ परिवर्तन करना आप घर बैठे कर सकते हैं। और कौन कौन से लाभ है? शेयर बाजार अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन करना, बस रेल अन्य टिकट इंटरनेट से बुक करना, अपना टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन करना, ऑनलाइन डीडी डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भरना, अपने लोन व अन्य खातों का विवरण देखना, जीवन बीमा, वाहन बीमा, अन्य बैंकिंग सेवाओं और उत्पाद ऑनलाइन खरीदना। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करना है? सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है आपको वहां पर जाना होगा। उसके बाद में सेवा के लिए फॉर्म भरने के बाद बैंक को आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके लिए जारी करेगा। आप इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर जाएंगे। बैंक की वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए लिंक दिया हुआ है रहेगा, उस पर क्लिक करके यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। प्रथम बार लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने पर अधिकतर बैंक आपको एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है। उसके बाद सही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अपने बैंक खाते में इंटरनेट के माध्यम से प्रवेश कर पाएंगे और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ बात की गई है कि बैंकिंग के द्वारा की जाने वाली सावधानियाँ। कि आप जब भी आप ई बैंकिंग करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो आप कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। आजकल फिशिंग द्वारा तकनीक के दुरुपयोग से इंटरनेट के जालसाज लोगों के खातों को हैक कर उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में अत्यंत सावधानी बरती जाए। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जारी किया गया पासवर्ड किसी अन्य को ना बताएं। अपने पासवर्ड को कहीं लिख कर ना रखें। इंटरनेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाकर ही खोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के फ़ोन करने पर उसे बैंक खाते के पासवर्ड ना बताएं या गुप्त जानकारी ना बताएं। बैंक से दिया गया ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड किसी को भी ना भेजें। इंटरनेट बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट कर दें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर बैंक में दर्ज करवाएं। अपने डेबिट कार्ड, एटीएम आदि को संभाल कर रखें। अपने ब्राउजर में इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में ध्यान दें कि हर बार जब भी आप उसको लॉगिन करते हैं तो HTTP आपका हरा रंग का होना चाहिए, वहाँ पर रेड कलर का नहीं आना चाहिए। हमेशा आपके बैंक की वेबसाइट का सही एड्रेस टाइप करें और उसको वहाँ पर एंटर करें। लॉटरी या किसी इनाम संबंधी ईमेल या SMS से बचें। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफ़े या साझे कंप्यूटर का प्रयोग कम करें। अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को हमेशा नए एंटी वायरस से युक्त रखें। किसी भी प्रकार की जानकारी या संदेह होने पर बैंक के फ़ोन नंबर पर कॉल करके तुरंत उन्हें सूचना देनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर नेट बैंकिंग सुविधा का पूरा एवं सुरक्षित लाभ उठाया जा सकता है। फिर बात करते हैं ई लर्निंग की। ई लर्निंग मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं या डिस्टेंस एजुकेशन भी कहते हैं। आपका वर्चुअल लर्निंग हो गया है, ऑनलाइन लर्निंग हो गया है या ऑनलाइन एजुकेशन या वेब बेस्ड ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन आप किसी भी जगह पे बैठे
कहीं दूर बैठे व्यक्ति का आप क्या कर सकते हैं, जो भी जो लर्निंग है वो वहाँ पर कर सकते हैं। ई लर्निंग की विधियाँ मीन्स मोड्स ऑफ ई लर्निंग कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्योरली ऑनलाइन। ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार का अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। सिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइव रेडियो प्रसारण सुनना, लाइव टेलीविजन प्रसारण देखना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव सैटेलाइट प्रसारण या ऑनलाइन लेक्चर। असिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं तथा उनके मध्य वास्तविक समय में इंटरेक्ट नहीं होता है, जैसे इंटरनेट या सीडी रोम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो टैब पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री या ईमेल संदेश आदि। जैसे कि आपका ये जो आपका वीडियो है वो भी एक तरह का असिंक्रोनस मोड है। उपदेशक से मार्गदर्शक समूह, स्व अध्ययन, विशेष आपके विषय विशेषज्ञ के साथ स्व अध्ययन, मिश्रित ई लर्निंग, ब्लेंडेड ई लर्निंग जिसे कहते हैं हम, ठीक है ना। वेब आधारित ई लर्निंग होती है, कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग होती है और ऑडियो वीडियो टैब से ई लर्निंग होती है। ये सारे के सारे टाइप है ई लर्निंग के, कि कौन कौन से टाइप से आप ई लर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ई लर्निंग के लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला, जब भी आपका जो ट्रेनी है विषय वस्तु को समझ नहीं लेता है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार कर सकता है। ये इंटरेक्टिव होती है, प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है और उसको समझने के लिए जो प्रशिक्षक होता है उससे भी कांटेक्ट कर सकता है। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान एवं कम खर्चीला होता है। सीखने का पर्यावरण अन्वेषी तथा सहयोगात्मक होता है। प्रशिक्षु अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण सामग्री को किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। प्रशिक्षण सामग्री का सस्ते में विश्व भर में वितरण किया जा सकता है। प्रशिक्षण इंटरनेट पर दिया जाता है। प्रशिक्षक आसानी से विषय वस्तु में परिवर्तन कर सकता है। विषय वस्तु के एक्सेस को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का शुल्क अदा करने के लिए कई आसान विकल्प उपलब्ध होते हैं। प्रशिक्षु को अन्य प्रशिक्षण संसाधनों का सीधा एक्सेस उपलब्ध होता है। इसकी हानियाँ क्या क्या है। प्रशिक्षु को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण की क्रियाविधि बैंडविड्थ ब्राउज़र के कारण सीमित हो जाती है। आजकल उपलब्ध ब्राउज़रों में विषय वस्तु की सीमित फॉर्मेटिंग संभव होती है। प्रशिक्षण अनुप्रयोगों तथा विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है। फिर बात करते हैं जो आपका असेसमेंट होता है तथा फीडबैक होता है वो भी आपका सीमित होता है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में समय लगता है तथा इसको तैयार करने का प्रारंभिक खर्च भी अधिक होता है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है। अब बात करते हैं ई डिजाइनिंग की। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए विकास ने डिजाइनिंग के नए आयाम को प्रदान किया है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे हम कैड कहते हैं, में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से आर्किटेक्चरल डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग डिजाइन तक सभी तरह की डिजाइन कम समय में व सही माप के साथ तैयार की जा सकती है। फैशन डिजाइनिंग में भी अब सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता प्रचुर मात्रा में होने लगी है। मीन्स आप जो भी अपना जैसे घर है, जो घर बनाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप ऑनलाइन बैठे घर पे बना सकते हैं, ठीक है ना। उसको किस टाइप से बनाना है, कैसे बनाना है, बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें भी आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा कर सकते हैं। और आजकल जो आपका जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसके अंदर भी यहाँ पर जो कैड है या जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है उसका उपयोग भी किया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा है कि जो आपका आईसीटी है, ठीक है ना, मीन्स जो आईसीटी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है उसका क्या क्या लाभ है, उसका क्या क्या उपयोग है, वो सारी चीज़ें हमने आज की क्लास के अंदर देखी हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।